स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 गैस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस का रिमूव होना ही क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। और इस रिएक्शन के वाया हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो ये एल्केन के फॉर्मेशन का मेथड है। तो ध्यान दे, डी कार्बोक्सिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन का मेथड है। और क्यों बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ CO2 गैस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन में? आपका COOH ग्रुप इज रिप्लेस बाय H। क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन में? COOH ग्रुप इज रिप्लेस बाय H। अब हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन के पार्ट। तो डी कार्बोक्सिलेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो आपका हो जाएगा रिएजेंट फर्स्ट और एक हो जाएगा आपका रिएजेंट सेकंड। रिएजेंट फर्स्ट में क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप लोग, हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ हीट करना। क्या होता है सोडा लाइम? सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर, वो भी कितने में? 3:1 में। और दूसरा जो हम लेंगे वो हो जाएगा हीटिंग विदाउट सोडा लाइम। दूसरे में बिना सोडा लाइम के हीटिंग करना, अर्थात ओनली हीटिंग करना। तो ध्यान दें आप लोग, डी कार्बोक्सिलेशन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। हाँ, ये कोई बुक में इस तरह से नहीं लिखे होते हैं, ये सब मेरे लॉजिक्स हैं और मेरे पढ़ाने के तरीके हैं। इसलिए आप लोग ऐसे बुक्स में इनको ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप इनको याद रखें, क्योंकि इस प्रकार के तरीकों से क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें बहुत सुविधा होती है। तो हम हीटिंग विद सोडा लाइम की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? हीटिंग विद सोडा लाइम, जो कि 3:1 में है। तो क्या है देखिएगा, मैंने लिया RC≡OH। ये आपका सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ, जहां पर ये 3:1 में होता है। और यहां पर हम ड्राई डिस्टिलेशन भी यूज करते हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RH एल्केन, और ये पूरा पार्ट है वो CO2 गैस में बाहर हो जाएगा। और CO2 गैस के रिमूव होने के कारण इसको हम किस नाम से जानते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर कार्बन C बराबर N है तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बन आएगा वो N-1 आएगा, अर्थात एक कार्बन लेस आपका एल्केन ऑब्टेन होगा। अब मैं बताता हूं इसका मैकेनिज्म में आप ध्यान दें। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले मैं इसकी दो टाइप की मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। आपको दोनों में से जो बेटर लगे उससे आप सोल्व करें। ऑर्गेनिक में ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म पहले नहीं होती। पहले क्या होता है, कोई भी जो आपकी रिएक्शन होती है उसका एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल होने के बाद जब उसका प्रोडक्ट बन जाता है तो अलग अलग साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कोई साइंटिस्ट ऐसा मानता है कि ऐसा हुआ होगा, कोई साइंटिस्ट ऐसा मानता है कि ऐसा हुआ होगा। इसलिए एक ही रिएक्शन की डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकती है, बट प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। तो मैं उसमें आपको पहली मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। तो इसका मतलब ये कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट वाली रिएक्शन है। तो मैंने लिया RC≡OH। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा सबसे पहले NaOH के साथ। तो आप देखो NaOH क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। तो सबसे पहले क्या होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा? वाटर। तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपके पास RC≡ONA, ये सोल्ट बन जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा तो बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप इस बॉन्ड को लेकर रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा R-, और ये जो पूरा पार्ट है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये बन जाएगा R-Na+, और यहां से CO2 गैस बाहर हो जाएगी।
अब आप देखो ये CO2 गैस है, ये यहाँ से जो रिमूव हुई है, या तो ये CO2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और अगर रिमूव नहीं होती तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये वाला स्टेप आपका स्लो भी है और RDS है और रिवर्सिबल हो रहा है। ध्यान दे, ये वाला स्टेप स्लो और RDS है, उसके साथ रिवर्सिबल है, और ये बन रहा है वो आपका इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन है। तो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, कार्ब एनाइन है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में CO2 को हटाना बहुत जरूरी है, अन्यथा अगर CO2 को नहीं हटाएंगे तो रिएक्शन आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन में हम किसको यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो CO2 के साथ रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रिसिपिटेट फॉर्म में नीचे की तरफ जम जाता है। तो ध्यान दे, यहाँ पर जब आपके रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल था, स्लो था, RDS था, इस वजह से यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट बना कार्बेनाइन। ये CO2 गैस को रिमूव करना आवश्यक था क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इससे रिएक्शन आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। इसलिए इस रिएक्शन में हम किसको यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, किसके रूप में, PPT फॉर्म के अंदर। किसके रूप में, PPT फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर एक प्रिसिपिटेट बन जाने के कारण क्या परिणाम हुआ, ये प्रिसिपिटेट बन गया। तो प्रिसिपिटेट बन जाने के कारण आपका रिएक्शन गोज या ऐसा कह सकता हूं, रिएक्शन मोर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि आपके पास यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन आपके कहां पर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब देखो इसकी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो स्टेप नंबर 2 में हम करवाएंगे इसका क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से इसमें का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो आपके पास R- जो बना है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, RH, और ये O बाहर हो जाएगा। तो देखो आपका R+ Na+ फॉर्म में था, तो वापस क्या बन जाएगा, NaOH की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका एल्केन बन गया। चलो अब इसकी हम सेकेंड मैकेनिज्म की बात करते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म भी इसी के सिमिलर है। मैंने लिया RC+OH, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं सबसे पहले NaOH के साथ। तो क्या हो जाएगा, पहला वही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन की वजह से यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, RC+ONA+ और ये माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, 1 मोल और सोडियम यूज करता हूँ। तो मैंने वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल ले लिया, यहाँ से क्या होगा, OH-। तो अब आप जरा देखो, ये आपका पोलर बॉन्ड है, ये O मतलब पाई बॉन्ड नीचे की तरफ ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बनेगा RCO- ONA+- और ऊपर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, अब आप देखो आपके पास ये कंडीशन बन गई है। अब यहां से क्या होता है कि जैसे ही आपका ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, जैसे आपका NaOH था, इसमें ये Na, तो ये Na भी यहां पर आ जाएगा, तो ये R- और Na+ हो जाएगा। अब आपका ये बॉन्ड जैसे यहां पर होगा, ये यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में होगा उसमें क्या हो जाएगा, R- हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट R- के साथ सोडियम होगा, तो R- Na+, और अब आप देखो ये पूरा बचा हुआ पार्ट एक साथ, तो क्या हो जाएगा, Na, एक H है और 3 CO3 है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब इसको हीट करेंगे तो ये इसको अपना प्रोटॉन देगा, तो ये इसको अपना H+ दे देता है। H+ देने की वजह से ये तो RH बन जाएगा और ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये इसका दूसरा मैकेनिज्म है। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, दोनों ही मैकेनिज्म आपके सही है, इनमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। चलो इनके मैकेनिज्म के बाद में हम बात करते हैं अब इस रिएक्शन के लिए की पॉइंट। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो है उन सब वीडियो में मेरा एक ही मेथड है कि मैं पहला रिएक्शन, उसके बाद उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म होने के बाद में उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ।
और बार बार ये कहता हूँ कि की पॉइंट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि की पॉइंट ही हमें क्या करते हैं, किसी रिएक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म से सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिएगा पहला की पॉइंट, और पहला हमेशा सेम होगा क्या, इंटरमीडिएट। तो बताओ यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्ब एनाइन। तो हम ऐसा कहेंगे इन आरडीएस, इसकी आरडीएस स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप बताओ अगर कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। बताओ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन पर, कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या है। जितनी ज्यादा कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी होगी उसका डिकार्बोक्सिलेशन का रेट भी उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। अब हमें पता है क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, माइनस आई, प्लस आई और प्लस एम होता है, अर्थात ये ऑर्डर है, अर्थात पहले माइनस एम आएगा, फिर माइनस आई आएगा, फिर प्लस आई आएगा, उसके बाद में प्लस एम होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो तीसरा पॉइंट हमारा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखिएगा आप लोग। तो मैं इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूं तो ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कम होती है और 1 डिग्री कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट होने के बाद में यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जो ग्रुप होता है वो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, सो दैट इंक्रीज रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जो ग्रुप होता है वो डी कार्बोक्सिलेशन की रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CCCOOH, मैंने यहाँ ले लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, CCCOOH या मैंने ले लिया H, और CCCOOH या मैंने ले लिया EDG ग्रुप। तो EWG में से EWG का क्या होगा, माइनस एम, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन को बढ़ाएगा। तो बताओ डिकार्बोक्सिलेशन की रेट क्या होगी, सबसे ज्यादा EWG की, उसके बाद में विदाउट कोई भी ग्रुप नहीं होगा H वाले के, और सबसे कम किसकी होगी, EDG की। अब हम यहाँ से कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा। ध्यान दे, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको हर टॉपिक के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊं, जितने मेथड से वो क्वेश्चन बना सकता है उतने मेथड आपके सामने रखूं, ताकि आपको कोई दूसरी बुक या दूसरे नोट्सों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से सुने और इनके जो नोट्स है वो प्रॉपर वे में आपको बना लें, क्योंकि मैं हर पॉइंट को आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ाता हूँ उसी सीक्वेंस से याद रखें, ताकि कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं हो। तो हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुने आप लोग। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डिकार्बोक्सिलेशन, अर्थात इन कंपाउंड को आपको डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हमें पता है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन को चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है CH3 CH2 CH2 COOH। दूसरा मैंने लिया है CH3 CH CH3 COOH, और तीसरा मैंने लिया है COOH। ठीक है, इनमें आप एक एक चाहो तो 1 2 3 4 आप एक एक कार्बन और बढ़ा लो सभी में। तब आप देखो यहां से आपके पास जो कार्बन आयन बनेगा वो कार्बन आयन ये होगा, यहां से आपके पास जो कार्बन आयन बनेगा वो ये होगा, और आपके पास यहां से जो कार्बन आयन बनेगा वो ये होगा। ये कार्बन आयन आपका 3 डिग्री है, ये कार्बन आयन आपका 2 डिग्री है, और ये कार्बन आयन आपका 1 डिग्री। तो हमें पता है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में 1 2 3 का ऑर्डर होता है। तो ये कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बन आयन लीस्ट स्टेबल होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, ये तीनों मिथाइल क्या कर रहे हैं, इसको प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई दे रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये। तो बताओ इनके अंदर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, ये।
अब आप देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी 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 डब्ल्यू एच, सी डबल बॉन्ड सी 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 डब्ल्यू एच, सॉरी एक एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ मैं इनमें, सी डब्ल्यू एच, यहाँ भी मैं सी सी डब्ल्यू एच और सी 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 डब्ल्यू एच ले रहा हूँ। अब आप देखो इनमें डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर, तो इससे यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी 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 माइनस, सी डबल बॉन्ड सी सी माइनस और सी 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 माइनस। अब आप देखो इसका यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा, माइनस आई, इसका भी यहाँ क्या ऑब्जर्व होगा, माइनस आई, जबकि इसका यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा, प्लस आई। तो बताओ कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, वो सबसे कम होगा। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये वाला। ऐसा हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल में मैंने आपकी बार ये लिया है, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड के साथ सी डब्ल्यू एच जोड़ा है और यहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ा है। अब बताओ इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास कार्बन आयन क्या बनेगा, यही बनेगा, अर्थात सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस बनेगा। यहाँ पर कार्बन आयन क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी माइनस बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, बताओ सी सी माइनस बनेगा। अब बताओ इन तीनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर ईएन पर स्टेबल होता है। तो आप देखो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा, और यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड वाले का सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूं मैं। तो Cl3C CH2 CH2 COOH और Br3C CH2 CH2 COOH और I3C CH2 CH2 COOH। आप बताइएगा इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर CCl3 है, यहाँ पर CBr3 है और यहाँ पर CI3 है। यहाँ CCl3 का भी क्या ऑब्जर्व होगा, माइनस आई, यहाँ पर CBr3 का भी क्या ऑब्जर्व होगा, माइनस आई, और इसका भी क्या ऑब्जर्व होगा, माइनस आई। अब जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसका माइनस आई ज्यादा है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, CCC COOH CCC COOH CCC OOH और CCC OOH। मैंने यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप, यहाँ मैंने लगा दिया CHO ग्रुप, यहाँ मैंने लगा दिया Cl और यहाँ मैंने लगा दिया मिथाइल। बताइएगा डिकार्बोक्सिलेशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ भी हम क्या चेक करेंगे, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। तो आप देखो यहाँ पर NO2 का क्या लगेगा, माइनस एम, CHO का भी क्या लगेगा, माइनस एम, Cl का भी क्या लगेगा, माइनस आई, और CH3 का क्या लगेगा यहाँ पर, प्लस आई। तो अब आप देखो, सॉरी यहाँ पर माइनस और माइनस आई ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ पर सभी का क्या लग रहा है, इन तीनों का तो माइनस आई लग रहा है और इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो इन तीन का माइनस आई, इसका प्लस आई लग रहा है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो माइनस आई सबसे ज्यादा NO2 का है, फिर CHO का, फिर Cl का, फिर ये। तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल यह है कि Cl3C COOH और F3COOH और CH3COOH। आपको बताना है इन तीनों में से डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो यहाँ से कार्बन आयन क्या बनेगा, Cl3C माइनस, यहाँ से क्या बनेगा, F3C माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा, CH3 माइनस। आप बताओ इन तीनों में से कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चे का जवाब आता है कि ये कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देखिएगा आप। ये कार्बन है, इस पर आपके ये 3 क्लोरीन है और इसके पास एक ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि क्लोरीन के पास में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये एक रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, जबकि आप देखो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन और ये नेगेटिव चार्ज। आपको पता है फ्लोरीन के पास क्या नहीं होता, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। अब बताओ इसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल नहीं है सर, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या पॉसिबल होता है, रेजोनेंस पॉसिबल होता है।
तो यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। इस वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7। मैंने ये लिया है और मैंने ये लिया है। हमें बताया ना इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो सर इस वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? इस वाले की रिएक्टिविटी कम है, इस वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये COOH यहाँ से चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आपका रेजोनेंस स्टेबल है। जबकि जब यहाँ से चला जाएगा CO2 होगा तो यहाँ पर इन सबका क्या ऑब्जर्व होगा, +I होगा। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये मैंने आपको डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल करवाए हैं जिनके अंदर आपको रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आइडेंटिफाई करना बताया है। तो देखिएगा इसका चौथा पॉइंट। तो इसका चौथा पॉइंट क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज इन डिसेंडिंग सीरीज। ध्यान रखना, ये रिएक्शन आपके डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज की जाती है। ऐसा क्यों डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज की जाती है? क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने जब आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपके कार्बन N है तो आपके पास जो प्रोडक्ट एल्केन बन रहा है उसमें कार्बन क्या आ रहा है, N-1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एल्केन फॉर्मिड always contain 1 carbon less than ओरिजिनल एसिड। अर्थात जो आपका एसिड था उसके पास जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम हमेशा एल्केन के पास होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इट्स RDS प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इसका जो RDS प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल है। और उस रिवर्सिबल प्रोसेस में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, हेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज टू रिमूव CO2। तो इसका RDS प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग हम CO2 गैस को रिमूव करने के लिए करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज वाई। आप बताओ कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पज है, इसको क्यों यूज करते हैं? तो इसके दो पर्पज है इस वजह से इसको हम यूज करते हैं। एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया क्या कि CO2 को रिमूव करने के लिए, CO2 गैस रिमूव बाय कैल्शियम ऑक्साइड इन CaCO3 फॉर्म। एक तो आपके यहाँ पर जो RDS स्टेप है उसमें बनी हुई CO2 गैस को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हटा देता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो देखो, हमें पता है कि हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। अर्थात आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, अर्थात वो इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है तो आपका ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई फॉर्म में रखने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखने के लिए हम यहाँ पर किसको यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम यहाँ पर दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आपके दो काम करता है। एक तो NaOH जो हाइग्रोस्कोपिक है उसको ड्राई बनाए रखता है और दूसरा आपके रिएक्शन में बनने वाले CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रिमूव कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि
डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन। ध्यान दें कि डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हायर एल्केन फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं उसमें हमें टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है, और वो भी टेम्परेचर क्या चाहिए? हाई। आपको पता है अगर हम हाई टेम्परेचर लेंगे तो इस रिएक्शन में जितने भी आपके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब बताओ अगर इसमें कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा। इस वजह से हम ऐसा कहते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हायर एल्केन फॉर्मेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो ध्यान दें आप लोग कि डीकार्बोक्सिलेशन reaction is not best method for the preparation of higher alkane because at high temperature इतने हाई टेम्परेचर पर all कार्बन and कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड easily break so that mixture of हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन। इस वजह से हमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है। इस वजह से हम डीकार्बोक्सिलेशन को यूज नहीं करते, क्योंकि जो मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? डिफरेंस लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लो है और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लो है तो उनका सेपरेशन हम इजीली नहीं कर सकते, इसलिए यह हायर एल्केन के फॉर्मेशन के लिए सुटेबल भी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CCCOH, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं सोडा लाइम NaOH कैल्शियम ऑक्साइड जो 3:1 में है। अब आपको पता है यहां से क्या होगा? ये CO2 गैस के रूप में बाहर हो जाएगा, तो CCC आपके पास प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पर होने की वजह से ये बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर इथेन भी बन सकता है। तो ध्यान दें, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपके पास प्रोपेन बन जाएगा, बाई द वे अगर कोई दूसरा बॉन्ड बन गया तो आपके पास इथेन बन जाएगा और साथ में CO2 गैस बन जाएगी। तो बताओ यहाँ पर क्या मिला आपको? मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिला, अर्थात दो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन हो गए। अब मैं इन दोनों हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करना चाहूं, अगर मैं इन दोनों हाइड्रोकार्बन को क्या करना चाहूं? सेपरेट करना चाहूं तो सेपरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लो होगा तो सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे तो हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं होगा। इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हमेशा हायर एल्केन फॉर्मेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे लोअर मेंबर है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में ऑलरेडी 1 कार्बन है और वो 1 कार्बन में चला जाएगा तो कोई एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो अगर फॉर्मिक एसिड पर हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करके HC+ONA सोडियम फॉर्मेट बनाएगा और ये एक तो बन जाएगा H2 और एक बन जाएगा आपका Na2CO3। अर्थात हम ऐसे कहते हैं कि फॉर्मिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो फॉर्मिक एसिड को हीट करने पर हमें CO2 और H2 ऑब्टेन होगा। यहाँ पर कोई भी एल्केन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर एल्केन नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1 कार्बन है और वो भी किसमें चला जाएगा? CO2 में। इसलिए यहाँ पर कोई भी एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने एग्जाम्पल कराऊं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप जितने ज़्यादा करोगे ऑर्गेनिक में, आपके ऑर्गेनिक उतनी ज़्यादा शार्प होती चली जाएगी। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक कार्बन मतलब फॉर्मिक एसिड का हो गया, तो नेक्स्ट मेंबर आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड। अब आप बताओ, अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? ये CO2 चली गई, क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन बन जाएगा, और इसके लिए मैंने रेट R1 मान ली। दूसरा एग्जाम्पल, एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, तो अब की बार हम प्रोपेनोइक एसिड ले लेते हैं। तो यहाँ से CO2 चली जाएगी, तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे में मैं अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ रिंग में,
और इसकी रेट मैंने R2 मान ली, इसकी रेट मैंने R3 मान ली, यहाँ भी सोडा लाइम है। ये आपके आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट हो गया। यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी तो आपके पास जो है ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन बन जाएगा। अब आप देखो फोर्थ में ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ आपके ये वाला ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल के साथ में COOH, और ये मैंने लिया है आइसोप्रोपाइल के साथ में COOH। तो ये तो आइसोप्रोपाइल के साथ COOH लिया है और ये टर्सरी ब्यूटाइल के साथ में COOH लिया। इसकी रेट मैंने मान ली R4। तो पहले के R1, इसके R2, इसके R3, इसके R4। यहाँ से प्रोडक्ट आपके प्रोपेन बना, यहाँ से आप प्रोडक्ट जो बनाओगे तो बताओ यहाँ से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CCC। अब आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो जिसमें बनने वाला कार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखो इसमें एक कार्बन के साथ है, इसमें एक कार्बन पर CH3 लग गया जिसका प्लस आई लगेगा, यहाँ पर दो साइड से प्लस आई मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने लिया है PHCOOH। इसको मैं यूज करूंगा सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगी। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो देखिएगा 6 नंबर एग्जाम्पल, RCH मैंने यहाँ OH लगा दिया। और ऐसा मैं एग्जाम्पल नंबर एक को ले रहा हूँ 7, RCH2CH2COOH और मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया। यहाँ पर भी मैं डिकार्बोक्सिलेशन कराना चाहता हूँ। ध्यान दो, आप लोगों ने इस पर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिया। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लग जाता है तो वहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए हम यहाँ पर चाहें तो वीक बेस मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लेकर हीट कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात वीक बेस को लेकर भी रिएक्शन को सोल्व करा सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में अर्थात रिएक्टेंट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो तो वहां पर वीक बेस के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर हो जाएगी, आपके पास RCCOH प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगी, RCCNO2 प्रोडक्ट हो जाएगा। बाय द मान लो इसकी रिएक्टिविटी R1 है, इसकी रिएक्टिविटी R2 है। तो बताओ दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो बताओ किसका माइनस आई ज़्यादा है, NO2 का माइनस आई OH से ज़्यादा है, इसलिए R2 की रिएक्टिविटी R1 से क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल एग्जाम्पल फॉर IIT। मैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल कराऊंगा जो IIT लेवल के लिए है या IIT में इस प्रकार के एग्जाम्पल आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्पेशल एग्जाम्पल फॉर IIT में पहला केस, व्हेन लिविंग ग्रुप और यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में कौन रहेगा, हैलाइड इज प्रेजेंट। बाय द वे मान लो आपने जो रिएक्टेंट लिया है अर्थात जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उसके अंदर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। लिविंग ग्रुप से मतलब क्या है, लिव इन ग्रुप अर्थात जो छोड़कर चला जाए, अर्थात कोई हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दे, न्यू रिंग फॉर्मेशन होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, एक नई रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने ये लिया है COOH और इधर लिया है मैंने क्लोरीन। बताओ इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, सोडा लाइम के साथ इसको हीट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा आप लोग, ये कार्बन आयन बन जाएगा और ये जो कार्बन आयन है वो तुरंत इस पर अटैक करेगा जहां से Cl इसको बाहर हो जाएगा। तो कितने कार्बन हो गए, 1 और 1, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन की एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अर्थात बाइसाइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाइसाइक्लो प्रोडक्ट बन गया। ऐसा इसमें एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये सब आपके बेटर से बेटर एग्जाम्पल है जो मोस्टली IIT लेवल के एग्जाम्स में आता है। तो मैंने यहाँ लिया है COOH और मैंने यहाँ पे ले लिया Cl। बताओ इसकी भी सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये माइनस क्या होगा, इस पर अटैक करके एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूबेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्यूबेन बन गया।
ऐसे में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पर COH और यहाँ पर COH। बताओ इसमें क्या होगा? तो इसमें भी यहाँ पर क्या होगा? माइनस, यहाँ पर क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस इस पर अटैक करके बाहर कर देगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा स्पाइरो। तो यहाँ पर आपके पास स्पाइरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। ये लिया मैंने, इसकी रिएक्शन वही मैं सोडा लाइम के साथ हीट करूंगा। तो आप देखो इसमें क्या होगा? या नेगेटिव हो जाएगा या ये हो जाएगा। अब आप देखो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 मेंबर इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। COOH लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैंने अब की बार क्लोरीन यहाँ लगा दिया। तो अब देखो सोडा लाइम के साथ करूँगा तो क्या होगा? यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन की रिंग और इस पर एक मिथाइल बाहर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें एक कंडीशन है क्या, कि अगर बाय द वे आपका लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो फिर वहां पर आपके रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन पर आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो देखिएगा आप लोग। ये एग्जांपल लिया है और मैंने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई है। तो अब आप देखो ये तो CO2 में चला जाएगा, तो CCCl और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखो नेगेटिव सिग्मा है, तो ये एक एलिमिनेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है, तो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि COOH और Cl के बीच में अगर एक ही कार्बन है, अगर COOH और आपका जो लिविंग ग्रुप है उसके बीच में एक ही कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन COOH एंड लिविंग ग्रुप इज 1। अगर इनके बीच में आपके 2 कार्बन है तो ऐसी स्थिति में आपका प्रोडक्ट न्यू रिंग नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एल्कीन होगी। तो यहाँ पर हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, वो क्या है? इफ कॉन्जुगेशन सिस्टम विद नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है तो देन रेजोनेंस अकर। तो ऐसी स्थिति पर रेजोनेंस होता है। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन तो क्या, कि अगर मान लो आपका कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर न्यू रिंग का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास कॉन्जुगेशन सिस्टम नेगेटिव चार्ज के साथ हो तो ऐसी स्थिति पर रेजोनेंस भी होता है। तो देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये एग्जांपल मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने लिविंग ग्रुप ही रखा है और ये वाला इस नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में भी है। और इसकी रिएक्शन करानी, हीट करना है किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो C आयोडाइड, ये यहाँ से चला जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब आप देखो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं रेजोनेंस कराऊंगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड C और आपके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आयोडाइड हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट कंडीशन में नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट आगे लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो आपके पास C डबल बॉन्ड C ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है? ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। क्यों हो गया मोर स्टेबल प्रोडक्ट? क्योंकि इसमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है और कॉन्जुगेशन सिस्टम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसी के सिमिलर में एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ।
अब की बार मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब की बार मैंने डबल बॉन्ड की जगह क्या ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और वही सोडा लाइम के साथ हीट किया है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि सर यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। वो उनकी गलती है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और उन 2 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पर लगे हुए नेगेटिव के साथ पैरेलल पोजीशन में होगा, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर आपके पास ये एनाइन बन जाएगा, इस एनाइन में ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होने से आपके पास जो है, तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आयोडाइड। अब देखो नेगेटिव सिग्मा और हेलोजन लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ऐसा होने से देखो आप सी 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 सी, यहाँ डबल बॉन्ड था जो किसकी वजह से आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और यहाँ पर भी आपके क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड किसकी वजह से आया, इसे नेगेटिव चार्ज का यहाँ शिफ्ट होने से। तो ये आपके फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड है ये, क्यूमुलेटेड डाइन ट्राइंस है। तो अगर लगातार डबल बॉन्ड पोजीशन में होता है तो उसको हम क्यूमुलेटेड पोजीशन कहते हैं। तो ये इसका बी पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए इसके अंदर। एक पॉइंट तो कौन सा, कि अगर आपके लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो न्यू रिंग फॉर्मेशन होता है, और दूसरा कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन सिस्टम में हो तो वहां पर रेजोनेंस का फॉर्मेशन होता है। हम इसका एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, HCOC, ये रिंग है और ये डबल बॉन्ड है और इसका ये Br है। यहाँ पर मैं इसका रिएक्शन कराना चाहता हूँ, सोडा लाइम के साथ इसको हीट करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो हो जाएगी बेंजीन रिंग। कैसे बने रिंग, उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव, ये COO चला जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव कार्बन आयन होगा। अब आप देखो नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। चाहे रेजोनेंस ऊपर से करा लो नीचे से करा लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। अब आप देखो जब ये रेजोनेंस हो जाएगा तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ क्या जाएगा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br। अब आप देखो नेक्स्ट कंडीशन में नेगेटिव सिग्मा के साथ में आपका क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका हेलोजन बाहर हो जाएगा। इस वजह से बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ ही डिकार्बोक्सिलेशन के दोनों कंडीशन और उनके एग्जाम्पल पूरे हो गए। हम तीसरा पॉइंट क्या है, इफ COOH ग्रुप containing carbon is किरेल। कहने का मतलब आपका COOH ग्रुप को कंटेनिंग कार्बन क्या है, किरेल है। तो देन प्रोडक्ट विल बी रेसेमिक मिक्सर या पेयर ऑफ एनियोमर्स होगा। तो क्या है वो समझे। अगर आपका COOH जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन आपका किरेल होना चाहिए। अगर वो कार्बन आपका किरेल है तो ऐसी स्थिति पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसेमिक मिक्सर होगा या पेयर ऑफ एनियोमर्स होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, मैंने PH यहाँ पर ले लिया, D यहाँ पे ले लिया मिथाइल और यहाँ पे ले लिया COOH। इसका रिएक्शन मैं कराना चाहता हूँ सोडा लाइम के साथ हीट। आपको पता है जब सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से COOH बाहर होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्टेन हो सकता है, PH यहाँ पर D और यहाँ पर CH3 और H। तो ये H आपका राइट में भी हो सकता है, तो ये H आपके लेफ्ट पोर्शन में भी हो सकता है, अर्थात आपका प्रोडक्ट ऐसा भी ऑब्टेन हो सकता है। अब आप देखो ये कार्बन जो है वो आपका कौन सा कार्बन है, किरेल कार्बन है। कौन सा कार्बन है आपका, किरेल कार्बन है। क्यों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट है। अब आप देखो चारों वैलेंसियां डिफरेंट है, इसलिए इसको मैंने किरेल कार्बन बोला। ये यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पर H हो गया। अब आप देखिएगा बोथ आर Mi, ये दोनों क्या है, Mi है, अर्थात एक दूसरे के मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्बोजिएबल है, नॉन सुपर इम्बोजिएबल है।
अर्थात ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सर या पेयर ऑफ एनियोमर्स भी कहते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर पीएच ले लिया, यहाँ पर ईटी ले लिया, और बाय द वे मान लो यहाँ पर मैंने एच ले लिया, और यहाँ पर हमने सीओडी लिया। अब बताओ थोड़ा लाइन के साथ रीड करेंगे तो क्या होगा। तो आप देखो ये कार्बन क्या है, क्रेल कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट है। अगर ये क्रेल कार्बन इसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट है तो आपका लगने वाला डी राइट साइड भी हो सकता है, तो आपका डी लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अतः यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पेयर ऑफ एनियोमर्स। अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो एनियोमर्स होगा, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सर होगा। तो इसके बाद की बात हम करते हैं। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि हाउ मेनी एसिड कैन बी टेकन टू बी ऑब्टेन आइसोब्यूटेन फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। जिसके लिए मैंने ऑप्शन लिखा है, पहला 2, दूसरा लिखा है 3, तीसरा लिखा है 4 और चौथा लिखा है 5। कहने का मतलब आपके पास क्वेश्चन ये है कि मैं कितने एसिड ले सकता हूं जिनसे आपका प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, आइसोब्यूटेन। अर्थात आप डिफरेंट डिफरेंट एसिड यूज कर सकते हो। कहने का मतलब आप जो एसिड है वो एक से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनना चाहिए, केवल आइसोब्यूटेन बनना चाहिए। तो देखो आइसोब्यूटेन मैंने कहा, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। अब इसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या होता है वो देखो, आप देखिएगा ये आइसोब्यूटेन है। अब हमें पता है कि इसमें हम जहां भी COH ग्रुप को लगाएंगे वो कार्बन तो कंसीडर होगा नहीं, क्योंकि वो तो CO2 में चला जाएगा। तो आप देखो इस आइसोब्यूटेन में कितने टाइप के कार्बन है, हाउ मेनी टाइप कार्बन। इसमें जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो देखो ये कौन सा कार्बन हुआ, 1 डिग्री, ये कौन सा हुआ 1 डिग्री, ये कौन सा हुआ 1 डिग्री, ये कौन सा हुआ 3 डिग्री। तो बताओ इसमें कितने टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के कार्बन है। अगर इसमें 2 टाइप के कार्बन है तो इसका हम यहाँ पर 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा, COH। एक तो हम यहाँ लगा देंगे COH, अर्थात 1 डिग्री पर, चाहे आप यहाँ लगा दो, चाहे आप यहाँ लगा दो, चाहे आप यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा हम यहाँ पर लेंगे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 डिग्री वाला। ये मैंने 3 डिग्री वाला ले लिया। अब आप देखो जब इसको करेंगे तो यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी, क्या प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान दें, आइसोब्यूटेन को बनाने के लिए हम कितने टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। वही क्वेश्चन है वापस कि हाउ मेनी एसिड कैन बी टेकन टू ऑब्टेन आइसोपेंटेन। अब की बार हमें आइसोपेंटेन बनाना है डीकार्बोक्सिलेशन से। तो बताओ हम कितने टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। ऑप्शन वही सेम है, पहला 2, फिर है 3, फिर है 4 और नेक्स्ट में 5। तो क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जरा देखिएगा आप लोग आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर, ये आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखो इस आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर में कितने टाइप के कार्बन है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब आप देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों में भी डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन वन साइड किससे लगा हुआ है, 2 डिग्री से, और जबकि ये वाला 1 डिग्री कार्बन किससे लगा हुआ है, 3 डिग्री से। तो ये दोनों 1 डिग्री कार्बन भी आपके डिफरेंट है। तो बताओ कितने टाइप के कार्बन हुए, 1 2 3 4। यहाँ पर टोटल 4 टाइप के कार्बन है। अगर यहाँ टोटल 4 टाइप के कार्बन है तो बताओ कितने टाइप के हम एसिड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप के कार्बन होने की वजह से हम यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के एसिड यूज कर सकते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2।